हाउ डू आई फंड माई बिजनेस आइडिया। कई सारे यंगस्टर्स इस माइंडसेट के कारण एंटरप्रेन्योरशिप में घुसते ही नहीं हैं। जब आप पैसा बाहर से किसी से लेते हैं, आपको आमतौर पर 3 चीजें देनी होती हैं। Hi friends, welcome to another class of practical MBA in entrepreneurship और मेरा नाम है विक्रम लिमसे। तो मुझे बिजनेस में तो घुसना है, एंटरप्रेन्योर आई वांट टू बिकम, आई वांट टू स्टार्ट माय एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। हाउ डू आई फंड माय बिजनेस आइडिया, हाउ डू आई फंड माय बिजनेस। नाउ दिस आई एम श्योर आप सहमत होंगे मुझसे, ये टॉप ऑफ द माइंड थॉट प्रोसेस होती है, स्पेशली अमंगस्ट न्यू एंटरप्रेन्योर्स, है ना, कि कहाँ से लाऊं मैं पैसा, मेरे पास है ही नहीं। तो मैंने सोचा आज इस क्लास में एक जनरल तरीके से हम लोग फंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं और मैं आगे चल के स्पेसिफिक फंडिंग एरियाज़ के बारे में भी विस्तार से बात करूंगा, तो आपको एकदम प्रैक्टिकल उसकी हेल्प हो जाएगी। लेकिन आज की क्लास में आपको थोड़ा इस फंडिंग के इशू पे एक जनरल आइडिया, एक जनरल पर्सपेक्टिव और कैसे आप इसको अप्रोच करें, ये आपके माइंड में यदि बैठ जाए तो मुझे लगता है इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है ना। पहली बात फंडिंग के बारे में आपको ये समझ लेनी है कि फंडिंग इज़ नथिंग मोर देन वन रिसोर्स व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर। एक रिसोर्स होता है, जैसे कई सारे मैन होता है, मटेरियल होता है, मैन पावर होता है, वैसे ही फंडिंग एक रिसोर्स है, पैसा। इससे ज़्यादा उसको आवश्यकता से ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप देंगे तो ये सिर चढ़ के बैठ जाएगा और आपको हमेशा डराते रहेगा। क्योंकि फंडिंग जनरली आप नेगेटिव इसके बारे में सोचते हैं कि कहाँ से मिलेगी फंडिंग, स्पेशली न्यू एंटरप्रेन्योर। वो इसलिए कि इट इज़ मोर अबाउट अ माइंडसेट देन रियलिटी। फंडिंग इज मोर अबाउट माइंडसेट और स्पेशली नॉट गेटिंग फंडिंग इज मोर अबाउट अ माइंडसेट देन रियलिटी। और ये जनरली आप किस वातावरण में पले बड़े हैं, व्हाट हैज़ बीन द सर्कमस्टांसेस वेयर यू हैव बीन ब्रॉट अप, वो उसके ऊपर इट डिपेंड करता है और वो ड्राइव करता है आपका माइंडसेट। फ़र्ज़ करिए आप एक मिडिल क्लास फैमिली से, वहाँ पे आपने पहले से कॉलेज के टाइम में मैं तो धंधा करूँगा, फिर आपको फैमिली में धीरे धीरे बताया जा सकता है बेटा धंधा वंधा हमारे यहाँ कोई करता नहीं है, कोई इसमें था नहीं, अपना कुछ नौकरी वोकरी कर ले, कहाँ हमारे पास पैसे हैं। तो ये आपका एक हार्ड कोड हो जाता है। या फिर आप मित्रों में कॉलेज में बात करते होंगे, यार वो तो बड़े रईस ख़ानदान से, उसको कई, मैं तो कोई रईस ख़ानदान से हूँ नहीं, तो मेरा इतना बढ़िया आइडिया वो कहाँ से लाऊं, चलो छोड़ो यार। तो ये एक नेगेटिव हार्ड कोडिंग आपके माइंड में बैठ जाती है और ये इतना माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है कि मैंने तो ये देखा है कई सारे यंगस्टर्स इस माइंडसेट के कारण एंटरप्रेन्योरशिप में घुसते ही नहीं हैं। उसका रियलिटी से कोई लेना ही देना नहीं होता है। इनफैक्ट मैंने बहुत लोगों को पूछा है, उन्होंने छोड़ दिया बिकॉज ऑफ दिस। नहीं यार मैं बिज़नेस में घुसा नहीं बिकॉज मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। अरे बाबा, तेरे पास बिजनेस क्या था, तेरे पास आइडिया क्या था, तू घुसा, उसमें घुस तो सही, एटलीस्ट पहला कदम तो रखो। क्योंकि जब आप रखेंगे तभी आपको फंडिंग की रियलिटी पता चलेगी, उसके पहले तो ये माइंडसेट है। तो कई लोग गिव अप कर देते हैं, वैसा आप कृपया ना करें। घुसिए बिजनेस में, फंडिंग आपको मिल जाएगी ईजिली। अच्छा, कई सारे एंटरप्रेन्योर्स आपको जो एक्सपीरियंस्ड है 20, 25, 30 साल के बाद, जब वो अपने बिजनेस में हाइंडसाइट में व्हेन दे लुक एट इट, आपसे ये शेयर करेंगे कि भाई जब हमने अपना व्यवसाय चालू किया था हमें कोई आइडिया नहीं था पैसे के बारे में कि अगला रुपया कहाँ से आने वाला है। कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आपको ये बताएंगे और आपने सुना भी होगा। एंड दैट इज़ अ रियलिटी बिकॉज इट्स अ माइंडसेट। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। थोड़ा मैं फंडिंग के माइंडसेट के बारे में 2-3 मज़ेदार चीज़ें और भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। देखिए, व्हेन यू नीड मनी मोस्ट, नोबडी इज अवेलेबल टू गिव इट टू यू, एंड व्हेन यू डोंट नीड इट, एन नंबर ऑफ पीपल कम टू यू गिविंग यू मनी। जब आपको आवश्यकता नहीं होगी ना, तो कोई आपके पास फटकेगा भी नहीं और 2 धेले भी नहीं डालेगा। लेकिन जब आपको पैसे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, तब लाइन लगी होगी आपके ऑफिस में, चेकबुक ले लेके, बैग ले लेके लोग आते रहेंगे कि पैसा ले लीजिए साहब हमारे से। ये एक बड़ी ही इन्हें एक बड़ी रोचक सी चीज़ है फंडिंग को लेकर के। ठीक है ना, दैट इज़ वन। सेकेंडली, जब आप बिजनेस करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, इट इज़ बेटर टू अप्रोच फंडिंग एज लेट एज पॉसिबल।
जितना देर से, जितना आपके बिजनेस के लाइफ साइकिल में बाद में आप फंडिंग को अप्रोच करेंगे, एक्सटर्नल फंडिंग को, उतना बेहतर होगा। क्योंकि क्या पता शायद आपको फंडिंग की ज़रूरत ही ना पड़े, छोटे में ही आपका गुजारा चल गया और चल पड़ा आपका बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक रिलेटेड मामला है। देखिए, मनी इन द बैंक इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रिएटिविटी। आप रचनात्मकता जो होती है आपकी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कितना पैसा आपके पास होता है। और रचनात्मकता या क्रिएटिविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन अ बिजनेस फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो जब आपके पास बहुत पैसा होता है, आप ज़्यादा क्रिएटिवली सोचते नहीं कि मैं कहाँ से अपना गुजारा करूँ, जुगाड़ जो होता है इसके बारे में आप सोचते नहीं हैं। तभी आप देखेंगे जनरली ये वीसी फंडिंग बिजनेस में जब इनको बहुत सारे पैसे पहले ही मिल जाते हैं तो फिर बड़ी बेहुदा सी चीज़ें होती हैं कि भाई मैंने बीन बैग खरीद लिए, मेरा ऑफिस ही अच्छा दिख रहा है, हम लोग पार्टियों पे जाते हैं, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं ऑफिस में, हमने पूल टेबल लगा के रखा हुआ है, फ्रिज में बियर पड़ी हुई है, खाने पीने की बहुत सुविधा, ये सब चीज़ें आप सुनते हैं। और मीडिया को भी ये मसाला बड़ा अच्छा लगता है तो इसी के बारे में बात करते हैं। ये देखते ही नहीं कि भाई धंधे का क्या हो रहा है, उसके लिए जो पैसे मिले थे, क्योंकि वहाँ पे क्रिएटिविटी कम होती है। और फिर आपको कुछ सालों के बाद में वही मीडिया में रिपोर्ट आ जाएगी कि साहब ये वाला जो बिज़नेस है ये बिल्कुल लॉस कर रहा है, इन्होंने इतने खर्चे इन सब चीज़ों में खर्चे कर दिए, लेकिन धंधा तो बिल्कुल लॉस में चल रहा है। ये होता इसलिए है, व्हेन यू हैव टू मच मनी इन योर पॉकेट, योर क्रिएटिविटी गेट्स डाउन, सबड्यूड। आप ज़्यादा रचनात्मकता से उसको सोचते नहीं हैं, ठीक है। तो अब आते हैं कि फंडिंग को कहाँ से लिया जाए। देखिए, जो फंडिंग का मामला है ना, जब आप पैसा बाहर से किसी से लेते हैं तो आपको ये समझ लेना ज़रूरी है कि ये मुफ्त में नहीं आता है, फ्री में कोई आपको पैसे देता नहीं है। आपको आमतौर पर 3 चीज़ें देनी होती हैं। एक तो या तो आप गुडविल पे ले लीजिए, गुडविल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बड़ा अच्छा सा गुडविल है सोसाइटी में और आपको वही उसी गुडविल पर आपको लोग जानते हैं और आपको पैसा देते हैं, तो गुडविल एक्सचेंज हो जाता है। बड़े बड़े कंपनियों में गुडविल तो उसकी एक फाइनेंशियल वैल्यू भी होती है। तो एनीवे, फॉर अ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर पहला है आपको गुडविल एक्सचेंज करना पड़ता है पैसे के कारण। और फिर यदि आपने उसके बराबर से उसका ध्यान नहीं दिया और आपने उसके रिटर्न नहीं दिए तो आपका गुडविल गया पानी में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जनरली गुडविल में आपको कौन पैसा देता है? आपके निकटतम जो होते हैं, परिवार होता है, माता पिता, बहन भाई, कॉलेज के फ्रेंड्स, ये जो इनिशियल फंड देते हैं वो गुडविल बेसिस पे आपको पैसा देते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि इन लोगों का रिटर्न आपको देना चाहिए। उस पर मैं थोड़े 2 मिनट के बाद आऊँगा। दूसरा आपको कौन सा सोर्स होता है? दूसरा सोर्स होता है डेट का, मतलब बोरोइंग का। आप किसी से लोन ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं या पर्सनल किसी से लोन ले सकते हैं। लोन में आपको क्या देना पड़ता है? उसके अगेंस्ट में आपको ब्याज देना पड़ता है। तो जब आप लोन लेते हैं किसी से, आपको ब्याज देना पड़ता है और वो ब्याज का जो बोझ होता है आपके बिजनेस के ऊपर, इट सिट्स हेवी एंड इट एड्स अनदर एक्सपेंस ऑन अ मंथली बेसिस, बिकॉज ब्याज तो आपको मंथली देना पड़ता है। तो किस तरीके से ब्याज लेते हैं इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करें। अच्छा, ब्याज में और होता है, जो थोड़े पीपल हुआ लकी, क्या होता है, ब्याज जब आप लोन जब लेते हैं तो ब्याज के अतिरिक्त आपको कुछ गिरवी भी रखना पड़ता है। सो दोज हु आर लकी कैन हैव सम एसेट विच कैन बी गिवन टू द बैंक और टू द पर्सन, और जो नहीं है वो थोड़ा वहाँ पे उनको तकलीफ हो जाती है। तो जब आप लोन लेते हैं दूसरा, आपको ब्याज देना पड़ता है, ठीक है ना। तीसरा इक्विटी होती है। इक्विटी मतलब क्या? उसमें आपको कोई बाहर से पैसा देगा, उसके अगेंस्ट में, एक्सचेंज में आपको थोड़ा अपने कंपनी का अंश देना पड़ेगा। और जब आप उस कंपनी का अंश देंगे, इसका मतलब आपको उसके फ्यूचर के प्रॉफिट्स भी देने पड़ते हैं। इसमें भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, स्पेशली अ न्यू एंटरप्रेन्योर। होता क्या है, पहले जब आप बिजनेस चालू करते हैं, आपको लगता है पैसे की बहुत ज़रूरत है, लेकिन आपको अपने बिजनेस की वैल्यू नहीं पता होती है। तो आप कितना अंश दे रहे हैं, कितना शेयर दे रहे हैं अपने बिजनेस का, इसका एक इरेशनल सा कैलकुलेशन आप कर देंगे। इसीलिए बेहतर ये होगा, जैसे मैंने पहले कहा था, जितना आप लेट अप्रोच करें एक्सटर्नल फंड्स को उतना बेटर, क्योंकि आपको फिर अपने बिजनेस की रियल वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो या तो आप गुडविल के एक्सचेंज में अपने परिजनों से पैसा ले लें, या फिर लोन ले लें, उसके अगेंस्ट में आपको ब्याज देना पड़ेगा, या फिर कुछ एसेट गिरवी रखना पड़ेगा, या फिर आपको इक्विटी लेनी पड़ेगी जिसमें आपको अपने कंपनी के अंश देने पड़ेंगे। और किस तरीके से इसको अप्रोच करना है, इसके बारे में आपसे बात कीजिए। अच्छा, 2-3 और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक,
बहुत सारे लोग सरकारी फंडिंग को इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली न्यू एंटरप्रेन्योर्स। देखिए, गवर्नमेंट गिव्स अ होल लॉट ऑफ इंसेंटिव्स ऑफ फंडिंग अ न्यू बिजनेस, और कई सारे बिजनेस और कई सारे कैटेगरीज में। आप रूरल एरिया में काम कर रहे हैं उसके लिए, आप एग्रीकल्चर में उसके लिए, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी के लिए तो है ही, आप विमेन एंटरप्रेन्योर है उसके लिए है, ये है वो है, आप आर्मी से निकल के आ रहे हैं उसके लिए अलग फंडिंग है। कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस आर देयर अवेलेबल इन द गवर्नमेंट। तो जनरली पीपल इसको इग्नोर कर देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप कोई भी बिजनेस इफ़ यू आर स्टार्टिंग, एक बार उस बिजनेस से रिलेटेड किसी मिनिस्ट्री का जो वेबसाइट होता है, सरकारी वेबसाइट, वहाँ पे आप जाकर देख लें। लिखा होता है बड़ा ट्रांसपेरेंटली, इट इज़ रिटन डाउन, दीज आर द स्कीम्स अवेलेबल, हाउ टू एम्प्लॉय, फॉर्म सब कुछ होता है वहाँ पे। लेकिन अक्सर लोग इन देयर फटीग देखते ही नहीं हैं, पर देख लीजिए वहाँ पे। अच्छा, नॉट जस्ट दैट, एक तो डिपार्टमेंट बना हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड ट्रेड कर, DIPT करके, ऐसे बड़े सारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और फाइनेंस में डिपार्टमेंट हैं, तो वो भी आप चेक कर लें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फंडिंग की सोर्स के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ जितना आप लेट लेंगे आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, यदि आप इंटरनल अक्रूवल, मतलब बिजनेस को ही चला करके धीरे धीरे उसी में से पैसा निकाल के अपना फंडिंग मैनेज कर लें, बहुत बेहतर होगा। और ये पॉसिबल है आज की तारीख में। मान लीजिए आप पहले नहीं, देखिए आप जब बिज़नेस चालू करते हैं, ऐसा नहीं कि आप ज़ीरो से चालू कर रहे हैं, थोड़ा छोटा मोटा मुद्दल तो आपके पास कैपिटल होगा ही। पहले ज़माने में मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग में चले जाते थे तो आपको बड़ी सारी टूलिंग बनानी पड़ती थी, किसी जा करके, काफ़ी खर्चे वाला काम होता था। फिर वो टूल को आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर पाते थे, फिर आपको वो टूल लेकर के फिर एक डिज़ाइन बनाना पड़ता था जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहते हैं। फिर वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आप मार्केट में ले आते थे। तो मान लीजिए आज मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सुविधाएँ हैं, आप डिजिटल 3D प्रिंटिंग की सुविधाएं हैं, थोड़ा पैसा लगता है लेकिन आप वहीं पे कुछ ट्विक कर सकते हैं, अपना एक POC बना सकते हैं आसानी से, कम पैसे में, है ना। दैट इज़ वन वे। सेकेंडली, यदि आप टेक्नोलॉजी डोमेन में हैं तो आपको एकदम से पैसे दे करके कोई प्रोग्राम या ऐप बना लेने की ज़रूरत नहीं। आप अपने को फाउंडर एक ले सकते हैं। को फाउंडर वो होता है यदि आपका कोई मित्र हो या कोई जान पहचान वाला परिचित हो जो ये काम अच्छे से जानता हो, तो आप उसको ले लें अपने साथ। आपको पैसे ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे, थोड़ा सा अंश देना पड़ेगा या फिर ना भी देना पड़े। बड़ी पॉपुलर स्टोरी है स्टीव वोज़नियाकी और स्टीव जॉब्स की, एप्पल के बारे में। एप्पल कंप्यूटर तो आपने सुना ही होगा सबने, इतनी बड़ी कंपनी है। जब उनके अर्ली डेज़ में, आप पढ़ लीजिए, इट्स ब्यूटीफुल दैट बुक, स्टीव जॉब्स की जो जीवनी है उसको पढ़िए। पहले जब उन्होंने स्टीव जॉब्स ने किस तरीके से वोज़नियाकी को अप्रोच किया था, ही वॉज ए ग्रेड प्रोग्रामर एंड ए ग्रेड हार्डवेयर इंजीनियर, और कैसे को फाउंडर ला करके उन्होंने वो कंपनी बनाई है। ठीक है। और एक आइडिया है, जैसे मान लीजिए आप ट्रेडिंग बिजनेस में हैं, ट्रेडिंग का पूरा मामला होता है पाइपलाइन मैनेजमेंट में, कहाँ से आप खरीद रहे हैं, कहाँ पर आप बेच रहे हैं। तो यदि आप स्मार्ट तरीके से अपना ये पाइपलाइन मैनेज कर सकते हैं, लेनदार को थोड़ा जल्दी ले लें उससे पैसा, देनदार को थोड़ा देर से दे दें, सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो पैसा पाइपलाइन में होता है आपके पास, फिर वो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। या फिर एक बिज़नेस को डिस्काउंटिंग का एक और तरीका होता है। मान लीजिए आपको कोई ऑर्डर दे रहा है किसी बिज़नेस का, तो उसमें आप कह सकते हैं कि सर मुझे थोड़ा ज़्यादा पहले पैसे दे दीजिए और मैं जो 100 रुपये की चीज़ है आपको 50 रुपये में दे दूँगा। देखिए, बोलने की बात होती है, वाणी की बात होती है, किस तरीके से यू आर टॉकिंग टू पीपल, इट मैटर्स। ह्यूमिलिटी एंड द मैनर इन विच यू टॉक रियली मैटर्स इन बिजनेस। और ऐसा नहीं कि सभी आपको पैसा देने के लिए लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बार आप पूछेंगे, कोई आपके पास मेहरबान हो जाएगा, आपकी लॉटरी निकल पड़ेगी और शायद उसी में से आपका फंडिंग हो जाए। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, ना आपको गुडविल एक्सचेंज करने की ज़रूरत है, ना आपको ब्याज देने की ज़रूरत है, ना आपको कंपनी के शेयर्स या अंश देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये देख लेना चाहिए। अच्छा, यदि आप टेक्नोलॉजी बिजनेस में हैं तो फिर आपका पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है कि सीड एंजल फंड होता है, सीड फंड होता है, VC फंड। एंजल फंड मतलब क्या है, यही जो गुडविल में आपके पारिवारिक लोग देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे खैर परिवार वाले नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग होते हैं जो एक छोटा मोटा फंड बनाते हैं और कहते हैं कि हम अच्छे उद्यमियों को, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करेंगे। तो एक एंजल फंड होता है, इसमें ज़्यादा वो लोग क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं।
फिर एक सीड फंड होता है जो कि अर्ली स्टेज मतलब नई नई कंपनीज को फंड करने के लिए होता है। फिर एक वेंचर कैपिटल फंड होता है जो थोड़ा ज़्यादा पैसे देता है। और इन सब सीड फंड, वेंचर फंड, एंजल फंड्स, इसके बारे में मैं डिटेल में एक एक टॉपिक के बारे में बात करूंगा अलग क्लास में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ये सारा सिस्टम जो है ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी के लिए ज़्यादा बना हुआ है। तो यदि आप टेक्नोलॉजी कंपनी में नहीं है, मान लीजिए आप कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बना रहे हैं या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं, या फिर कोई सर्विसेज सेक्टर में ही घुस रहे हैं, या छोटा मोटा कुछ व्यवसाय कर रहे हैं रूरल इंडिया में, तो उसके लिए मुझे ऐसे लगता है दैट ये जो इकोसिस्टम है सीड फंड, वीसी, ये सब ज़्यादा काम नहीं करता है। अच्छा, इसमें यदि आप हैं टेक्नोलॉजी बिजनेस में तो आप इनक्यूबेटर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। इनक्यूबेटर मतलब क्या, जो एक ऐसी जगह होती है, यही सीड फंड और वीसीज इनक्यूबेटर्स बनाते हैं। इसमें जो आपके पहले के जो एक्सपेंसेस होते हैं सब लेते हैं, थोड़ी उसमें आपको करना नहीं पड़ेगा वो एक्सपेंस, वो सारा कुछ वहाँ पे सिस्टम सेट होता है। आप जाइए, प्लग एंड प्ले ऑपरेशन से। इसीलिए मैंने कहा ये टेक्नोलॉजी बिजनेस के लिए तो थोड़ा इकोसिस्टम अच्छे से बना हुआ है, लेकिन मैंने आपको जो जनरल अप्रोच आइडिया दिया था वो बाकी सारे बिजनेस के लिए। एक विस्तृत बिजनेस का एरिया भी हमें देखना है, क्योंकि सारे ही लोग टेक्नोलॉजी बिजनेस में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक जनरल सा आइडिया अब तक आ गया होगा। स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में तो मैं बाद में बात करूँगा। अच्छा, और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप पैसा मांग भी रहे हैं किसी से, ठीक है ना, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप किस लिए मांग रहे हैं पैसा। बहुत बार मैंने देखा है बड़े सारे यंगस्टर्स पैसा मांगने चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि किस चीज़ के लिए पैसा मांग रहे हैं। जनरल बोल देते हैं मुझे पैसा चाहिए, मैंने धंधा चालू किया। ऐसा नहीं होता है। इट इज़ बेटर टू बी स्पेसिफिक दैट आई वांट मनी फॉर दिस, आई वांट मनी फॉर दैट। तब जाके सामने वाला भी ये सोचेगा कि इसने सोचा है अपने बिजनेस के बारे में। अच्छा, ये कैसे करते हैं? जनरली एक डॉक्यूमेंट होता है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, IM डॉक्यूमेंट बोलते हैं। एक जनरल ब्रॉड गाइडलाइन होती है कि भाई मेरे बिजनेस में ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो वो एक लोग एक्सपेक्ट करते हैं पैसा देने के पहले। या फिर आप एक अपना 2 या 3 साल का बिजनेस प्लान ही बना लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने बिजनेस प्लान बना लिया तो लोगों को फिर ये लगता है कि इसने सोचा है कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगा, कहाँ पैसा जाएगा, कहाँ पैसा बनेगा। तो हम लोग बिजनेस प्लान और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम की भी बाद में विस्तृत जानकारी ले लेंगे एक स्पेसिफिक क्लास में। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ ये फंडिंग के बारे में आपने ये क्लास आपको पसंद आया। थोड़ा माइंडसेट के बारे में बात की थी मैंने, जनरल एरियाज ऑफ फंडिंग के बारे में बात की थी। स्पेसिफिक मैं एक क्लास अलग से लूँगा। यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन दबा दें, नोटिफिकेशन आइकॉन। और अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे इन प्रैक्टिकल MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप।